पर्यावरण में उपस्थित सभी पौधों को काट देगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और CO2 जीवन का और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। कम करने के लिए क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे परागण, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। इसकी बात करेंगे हम लोग। फिर परागण होता है 3 प्रकार के, उसकी बात करेंगे हम लोग। स्वपरागण, पर परागण और एक सजात पुष्पी परागण। आज हम लोग इसी के जिक्र करेंगे। 3 चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या क्या बताएंगे इसमें, ठीक है। स्वपरागण, पर परागण, ये जो बातें होती है उसकी जिक्र करेंगे। मान लो कि हमने एक चित्र बनाया आपके सामने। ये कोई पौधा है, इस पौधे के अंदर एक पुष्प यहाँ पर खिला हुआ है। सब हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। और इसमें ये वाला जो हिस्सा आपका होगा इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पुंकेसर कहते हैं। इसी के अंदर परागकण होता है और ये इस पर आकर गिर जाता है। या मान लो कि ये पुष्प पौधा है, इसमें एक पुष्प खिला है, ठीक है। इसके अंदर भी ये वर्तिकाग्र परागकोश है। फिर एक और पौधा है, इसके अंदर भी एक पुष्प खिला हुआ है और इसके अंदर भी वर्तिकाग्र परागकोश उपस्थित है। ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश स्थित है। कहोगे कि जब परागकोश से परागकण निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। माने जब परागकोश से परागकण निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। मैंने आपको बताया था कि जो परागण की क्रिया होती है, परागण के बाद निषेचन होता है पौधों में, तभी नए फल का निर्माण होता है, नए बीज का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया सब नहीं होता है। कोई देखते हो कोई पौधा रोपते हो तो फूलभांगा हो जाता है। फूलभांगा का नाम सुने हो? पक्का सुनो बात होंगे। सब फल नहीं निकलता है, खाली पत्ता ही निकल के वहीं रह जाता है। ओकरा फूलभांगा कहते हैं। माने फूल निकलेगा लेकिन फल नहीं बनेगा उसमें। तो उसको हम लोग जैसे कभी कभी देखते होंगे कि आम होता है, आम में खूब मोजर लगा होता है, लेकिन सब मोजर गिर जाता है, उसमें एक भी आम नहीं लगता है। हाँ, उसे फूलभांगा कहते हैं देहात में, माने उसको। तो उसमें निषेचन नहीं होता है, तब ये प्रक्रिया होती है। तो अब जान चुके हैं कि परागकोश से परागकण निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र तक जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन इसको कहा जाता है। स्वपरागण की बात होगी तो अच्छा देखो, मान लो को बड़े चित्र बना के मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा पौधा और यहाँ पर एक पुष्प है, ठीक है। और इस पुष्प में ये आपको मान लो वर्तिकाग्र है और यहाँ आपके परागकोश है, और इस पर आकर के गिर गया ये परागकोश इस वर्तिकाग्र पर, तो हम उसको कहते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। याद करो क्या कहा गया कि जब कोई पुष्प है, उस पुष्प के अंदर मान लीजिए वर्तिकाग्र है, उसी के अंदर
परागकोश है, उसमें से निकला परागकोश और उसी में जाकर गिर गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्वपरागण। तो माने एक ही पुष्प के अंदर जो माने एक ही कोई पुष्प होगा और उस पुष्प के अंदर जो वर्तिकाग्र होता है, उस वर्तिकाग्र पर जब पराग के कण आकर गिर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग स्वपरागण। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है वह उन पुष्पों में पाई जाती है जिसमें जो द्विलिंगी होते हैं। जो कैसे होते हैं? द्विलिंगी। द्विलिंगी 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 का मतलब मानो उसमें पराग कोश और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। इसमें पराग कोश और स्त्री केसर दोनों का होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? समझे ना क्या कहते हैं? अब एक बात आपकी आती है, बहुत बार ये पूछा भी जाता है, बच्चे बताते भी हैं कि जो परागण की क्रिया होती है, स्वपरागण क्रिया, उसके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, तभी स्वपरागण की क्रिया होगी। कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ होती है? बालक क्या कहा? थोड़ा मैं बता देता हूँ। मिला कि नहीं तुमको? क्या है इसमें बुलाते हो दिया। देखो, स्वपरागण के अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थिति। पहला त्रिलिंगी पुष्प। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला आपका होता है त्रिलिंगी पुष्प। त्रिलिंगी पुष्प का मतलब होता है वो पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए, मानो उसमें स्त्री केसर और जो पुंकेसर दोनों मानो उपस्थित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा सम काल पक्वता। समकाल पक्वता इसका मतलब सोच के बताओ। दोनों ना बराबर समय परिपक्व होंगे। जैसे एक ही साथ कौन दोनों? स्त्री केसर और पुंकेसर। जैसे समकाल पक्वता कहते हैं, पुंकेसर स्त्री केसर। ये वर्तिकाग्र होगा, सही बात है। और ये क्या है? वर्तिकाग्र मतलब स्त्री केसर के भाग वर्तिकाग्र होता है, ये परागकोश होता है। दोनों का एक ही निश्चित समय में, माने दोनों एक ही समय में परिपक्व होना चाहिए। ये नहीं कि परिपक्व हो गया, ये तैयार हो गया है और उसके बाद से ये इसके ऊपर गिरा ही नहीं, ये परिपक्व नहीं हुआ, तो स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी। समकाल पक्वता होना चाहिए दोनों में, ठीक है ना, तभी आप कहेंगे कि हाँ इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। एक और आपका होता है तीसरा, इसका नाम होता है अनुमल्य स्थिति। किताब अनुमल्य स्थिति। देखो अच्छा, कभी नहीं खींचते हैं। पहला एक बात जरूर याद रखना सब लोग कि जब भी बात माने होगी इसकी, तो आप इसके बारे में क्या क्या बता दें। इसको सयुग्मन भी कहते हैं, अनुमिल्य परागणी इसको कहा जाता है। अनुमिल्य इसका मतलब क्या होता है, समझ आता है? बताएंगे क्या होता है अनुमूल्य परागणी? सोचो। चलो मान लो तुम्हारा उत्तर ये था। और तुम बताओ। होता है, यही सब होगा, इतना ही, और क्या होगा? तुम बताओ शिल्पी, तुम बताओ, तुमको मालूम है क्या? उसमें ना लिखे भी है, इसमें थे तरह की भरोसा में बाकी लिखे हैं, देख लीजिए। हम तो बताए थे तुम लोग को। उसको कभी नहीं किया है, नहीं बताएंगे। हो ही नहीं सकता ना बताए। ये वाला नहीं पढ़ा है।
तो आपको सम काल पर तो कहे थे ना आप पढ़ करके आइएगा, तो क्या कर रहे हो दिन भर आजकल? नीचे नीचे वाला नहीं बताया तकिया सी रहो, तकिया यही ना हो। क्या करोगे तकिया सी के? सुनो बताते हैं, इसमें होता ही है ना, मान लो कि तुम्हारे पास ये क्या है बताओ, वर्तिकाग्र है, हाई क्या है? वह परागण या पुंकेसर। हाई क्या है? सही सही बताओ, कुछ पकड़ पकड़ मत बोलत रहा। हाँ, दल है ऊपर वाला दल, दल पुंज या दल। आगे क्या कह रहा? बादल हाँ क्या? दल हाँ, आपको समझ में आया? तुम लोग को बताया गया होगा। देखो ये नाग देवता हो नहीं, नागिन देवता है, दोनों जाने मिल गई बाढ़ लगे। हाई करा कहता लेकिन कि बाहर से कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। देखो जब कोई पौधा है और उस पौधे का पुंकेसर या परागकोश तथा वर्तिकाग्र दल पूंछ के द्वारा ढका रहता है, दल पूंछ के द्वारा ढका रहता है, जिसके का फलस्वरूप बाहर से कोई भी परागकण उसके अंदर नहीं जाता है, तब इसके अंदर स्वपरागण की क्रिया होती है। बाहर से तो कुछ जाएगा ही नहीं ना, तो पूरा ढक लिया है, इसलिए इसके अंदर क्या आता है? इसलिए तो स्वपरागण बोले कि होते हैं। पुष्प कभी खिलते नहीं है। हाँ खिलते नहीं, ये बात सही है। अब माला आप कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? किसी को हम लोग क्या कहता है? अनुमूल्य परागणी तरीके के चित्र बना कर तन बना लो, जो ने टॉपिक बताओ तो याद करेगा पड़ी ना, पढ़ाई तब तुम लोग याद आ रहा होगा। ऐसे कर तैयारी कर, हर एक चित्र बना बना के हम लोग समझेंगे। सर कैल्शियम विधि क्या होता है? सब विधि हम लोग देखेंगे, पहले इसको पढ़ लें। पर परागण की बात हम लोग करेंगे आज। देखो जब भी बात पर माने क्या आता है? दूसरा, ठीक है। जब बात होगी पर परागण की, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि होता क्या है। जैसे मान लो हमारे पास कोई पुष्प है, ये पुष्प है, ये कोई पौधा, इसमें एक पुष्प खिला, ये भी कोई पौधा, इसमें पुष्प खिला, और यहाँ से परागण निकल करके इस पौधे के पास गया, इस पुष्प के पास गया, तो उसको हम लोग कहेंगे पर परागण। यार बा मानो अलगे पौधा रहेगा, उसी में नहीं रहेगा। अगर मैं कहूँ तो इसी को कहते हैं हम लोग पर परागण। देखो एक ही जात का होना चाहिए, नहीं कि भाई सूरजमुखी के फूल है तो ये चंपा चमेली के फूल हो गए। और मतलब एक ही जाति के पौधे में होता है तो पर पराग। अमाल हमनी के बानी जाता, मनुष्य के साथ में हमनी के मनुष्य ने पैदा कर नहीं हो लिया। सकता है, अलग अलग नहीं होता है क्या? क्या अलग अलग? मतलब अलग पुष्प के नहीं, बटेगा मत यार, एक ही पुष्प। अब हम लोग कुत्ता पैदा थोड़े करेंगे, एक ही जात के माने। अब ऐसे समझ गई, किसी पुष्प से मतलब पराग कर किया सकता है ना, तो किसी भी पुष्प नहीं हो पाएगा, वो लेगा ही नहीं। तुम लोग पढ़ाई तो नहीं, पराग स्त्री कैसे संकर्षण में, तो दूसरे जाति का अगर जाएगा तो बंद हो जाएगा, वो क्रिया के लाभे नहीं होगा उसका। चलो तो इसको हम लोग कहते हैं पराग, पर परागण। अच्छा, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। वायु द्वारा पर परागण, जल द्वारा पर परागण, जंतु द्वारा पर परागण, कीट द्वारा पर परागण, सब आप पढ़े थे। देखो जब भी बात होगी पर परागण की, तो इसमें अलग अलग पौधे होते हैं, लेकिन एक ही जात के होते हैं, एक ही जात के होते हैं। तो जब एक जात के पुष्प से मान दूसरे पौधे पर कोई पराग के कण जाकर गिरता है, तो उसको हम लोग पर परागण कहते हैं। बहुत ज़्यादा पौधों में पर परागण ही होता है। गुलाब में कौन सा, गुलाब में क्या, गुलाब में कौन सा पराग? पर परागण
अधिकतर पुष्पों में पर स्वपरागण में बहुत कम होता है, सूरजमुखी में होता है स्वपरागण। तो कैसे पता चलेगा किसमें स्वपरागण होता है किसमें परिपरागण? अब जब दो तरीका है, या तो याद करो, दूसरा का ये तरीका होता है कि आप इतना पढ़ो कि जाके जांच करो उसको। इसलिए कहते हैं तुम लोग अपने बगीचा वगीचा है ना तुम लोग को, फूल वाला नहीं है, पेड़ पौधा। फूल वाला लगवा लो। जब बायोलॉजी आदमी पढ़ रहा है, तुम्हारा बगीचा है ना, कहीं बगीचा नहीं गए तो बगल बाहर जौन बगलवा में जमीनिया खाली है उसी में फूल लगा लो। क्योंकि जब भी लगा चाहे मंदिर पर होगा फूल, मंदिर पर होते हैं, मंदिर पर फूल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है मंदिर पर फूल। जो पुजारी लोग होते हैं ज़्यादा, मान लो पुजारी बहुत पूजा यहाँ पे करता है, फूल लगाइए, हम लोग देख कर जांच करेंगे। जज कर क्या लड़का तुर के बिगड़ी साहब। अब नहीं लगाएंगे। अब आते हैं, अच्छा जब बात कही तो हम दिमाग में नहीं था, आज रुपा जाए कल पनक जाए। पर परागण के लिए, लगाइए कल से जांच करेंगे। पर परागण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन परिस्थितियाँ माने इसमें अनुकूल होती है। पहला कि एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। अच्छा अच्छी तरह जानिए कि लिंगी का मतलब ही होता है ना कि उसमें एक ही लिंग होना चाहिए, नहीं तो वर्तिकाग्र होना चाहिए, नहीं तो पुंकेसर होना चाहिए। दोनों उपस्थित रहेगा तब भाई पर परागण हो रहा है, होगा ही नहीं सब। तो एक लिंगी पुष्प होना चाहिए, किसके लिए, पर परागण के लिए, याद रखना सब। एक लिंगी पुष्प का मतलब उसमें एक ही लिंग होना चाहिए। दूसरा विषम काल पक्वता, विषम काल पक्वता का मतलब होता है कि अलग अलग टाइम पर दोनों परिपक्व होना। अगर एक ही पुष्प है, ठीक है ना, तो उसमें वर्तिकाग्र अलग टाइम पर परिपक्व होता है और जो पुंकेसर होता है अलग टाइम पर परिपक्व होता है, तभी उसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है कि द्विलिंगी पुष्प में भी हो सकता है पर परागण, बात समझ रहे हो कब, जब एक समय परिपक्व नहीं। हाँ ये बात है। वर्तिकाग्र अलगे टाइम पर 9 बजे पाकल तो 12 बजे पाकल तो नहीं हो पाएगा, पाकल दोनों के टाइम पर। क्यों निकलल तो ग्रहण कैलस, तब इसको कहा जाता है कि उसमें विषम कालपक्वता का मतलब ये होता है कि जो वर्तिकाग्र होता है अलग टाइम पर परिपक्व होगा, जो वह होता है पुंकेसर वो अलग टाइम पर परिपक्व होगा। तीसरा भी आपको एक चीज़ हम बता रहे थे, उन्मिल परागणी पुष्प, समझ रहे बात को, उन्मिल परागणी पुष्प होना चाहिए। अभी आप पढ़े थे अनमूल वाला, उसी का उल्टा होगा। मान लो ये आपके पास वर्तिकाग्र है, ये आपके पास पुंकेसर, ये आपके पास क्या है स्वपरागण में रहता है ना, उन्मिल परागण पुष्प। ना, हाँ स्वपरागण में होता है। ये रहा। अब ये खुला रहेगा, ठीक है, स्वपरागण में क्या होगा, अरे पर परागण में खुला रहेगा, खुला रहेगा तो हो जाएगा। तभी ना बाहर से कोई आएगा परागण तो इसके ऊपर आकर के गिरेगा। तो अच्छा होता ही है ना कि दोनों साथ हैं, ये और ये दोनों साथ हैं, ये परिपक्व हो चुका है, मान लीजिए वर्तिकाग्र, ये परिपक्व नहीं हुआ है पुंकेसर। सर ये कैसे हो सकता है, जब उन्मिल का मतलब होता है कि बंद रहता है, तो इसमें कैसे। उन्मिल का मतलब होता है खुला होना। अभी तो पढ़ाई है, अभी बंद रहता है। अच्छा हाँ, सही। पगला दे हमारे को। अच्छा चित्र बनाइए नीचे से, सही अच्छा से एक ही में मिल जाएगा नीचे में। कहाँ मिल जा रहा है, बाई दल जो हरा होता है अच्छा। और लोग हमें सिखाओ, अपने बच्चा का हम बना देना पहले। दुनिया में सिखाल बहुत आसान होला, लेकिन ये पर गई बहुत मुश्किल होला। अपने बाल वगैरह बैगन बनल बा, और छाल के बैगन हो गए, तो इसमें देखो ये खुला हुआ है, का है दलपुंज है, आई का है दलपुंज है। अच्छा अब क्लियर भइल न
का उन्मिल पर परागण होता है और अनुमिल परागण स्वपरागण वही। अरे खुला रहेगा तब न कोनो लिया कि में डल दी परागण, मतलब हवा हवा पछुआ बहता आ रहा है, उठा लिया परागण को लिया के इसमें गिरा दिया। तो पर परागण तभी होगा ना जब बाहर से आके गिरेगा, जब खुला रहेगा तभी तो गिरेगा, बंद कर देंगे तो कहाँ से गिरेगा। तो बंद का मतलब होता है कि उसमें स्वपरागण होगा, इसमें कौन परागण होता है। लेकिन एक बात बता देते हैं, पर परागण से क्या लाभ होता है। पर परागण से, अच्छा मान लो स्वपरागण से, मान लो एक ही पुष्प में होगा तो जितना आकार का वो पुष्प होगा, नया भी पुष्प उतना ही आकार का बनेगा। बात समझ रहे हो। कोई आपसे पूछे कि स्वपरागण बेहतर होता है कि पर परागण, तो जगह वो बताए थे ना आपको, वो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में कौन बेहतर था, सेम वही तो चीज़ है इसमें। अब पाठ के नाम में बा कि पादप पुष्पों में लैंगिक जनन, ठीक है। आज तो बहुत पढ़ा बन यार, 12 वाला के इतना पढ़ाई सिर दर्द करता था। 5 घंटा पढ़े थे खाली फिजिक्स, 3 घंटा फिजिक्स, और 4 के चैप्टर में खत्म हो गया। एक पढ़े थे पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, बाप रे 2 पाना के रहा, बड़ी मजा आई लगा। तो पर परागण में क्या होता है, जो पर परागण होता है उसमें जो जीव बनते हैं, जो नया पौधा बनते हैं, उसमें भिन्नता आ जाती है। कैसे आती है हम बताते हैं। मान लो कि हमारे पास एक पौधा है, उसमें एक पुष्प खिला है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मान लो कि एक और पुष्प है, उसमें भी एक ही जात के हैं, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका परागण इसके पास गया। तभी कोई नहीं जानता है कि जो बनेगा वो 5 का होगा, 10 का होगा, कि 8 का होगा, कि 12 का होगा। उसमें चेंजिंग आ जाएगी ना। और अगर यही मान लो कि स्वपरागण होता तो कोई पौधा होता 5 सेंटीमीटर का, तो सेम टू सेम वो बनता आपका। तो पर परागण से माने भिन्नता आ जाती है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसमें कहा जाती है भिन्नता आ जाती है। अच्छे किस्म के आपको पौधे भी मिलेंगे, अच्छे किस्म के फसल भी मिलेंगे। ये आपका होता है क्या चीज, पर परागण से लाभ। टेस्ट वाला समय आ चुका है, देख लेना ध्यान से, परसों है। बहुत हार्डर क्वेश्चन देंगे, उलट जी बोलोगी बेंचे पर, बेंचो टूटी तो उलट बोलोगी। तो ये आपका आता है पर परागण। बहुत एक्सटेंसिव में बैठेंगे आप लोग, है ना। नहीं एक हो जा, तू है ना मुँह कर बैठिए, तो तू है ना, तू होने एक जन होने, जन होने बैठा जाएगा ना, तू होने वो होने वो होने, माने मुँह क्यों क्यों के कहने है ना है ना है ना। आप यही पे बैठिएगा, हम क्या करेंगे जब बैठ के, कुछ नहीं लेंगे हम लोग। आप अपना मन से लिखिएगा। सीसी कैमरा लगने जा रहा है इसमें। आप रहेंगे तो ठीक रहेगा, रहेंगे। अब सीसी कैमरा यहाँ पर लग जाएगा ना, एक हो जाए हो जाए हो जाए, क्या लगेगा। एक हो जाएगा, पूछिएगा। अब आते हैं हम लोग एक और परागण, इसका नाम होता है सज्जात पुष्पी परागण। सोचो इसके बारे में, आपको मालूम है, बताइए। इसमें किसी पौधे में कई फल लगे होते हैं, तो ऊपर से परागण नीचे वाले पुष्प में गिर जाते हैं, तो परागण मतलब परागण भाई एक ही पौधे में ही होगा, जात के कारण अलग अलग होगा ही नहीं। मान लो एक ही पौधा है, कितना पौधे हम चित्र बनाए बताओ, लेकिन एक भी नहीं लग रहा है कि पौधा। तेरा बाबा की लाठी है क्या अच्छा से बनाइए, पौधा बना रहे हैं। अरे समझाने की फीलिंग समझो, फीलिंग 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 10 मामले यही कहते थे, फीलिंग समझो, फीलिंग करो। हाँ मान लो एक आपके पास एक पुष्प है, अब इतना सुंदर कहीं गोल गोल पुष्प थोड़े होला, इतना सुंदर हम बना दिए। अब मान लो कि वर्तिकाग्र है, ये भी वर्तिकाग्र है, ये पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर है, दो आपके पास उपस्थित है। अब इसमें से परागकण निकला, पराग पुष्प में से। मान लीजिए हो सकता है कि अभी परिपक्व नहीं हुआ है,
यह परिपक्व होता है हुआ है, लेकिन एक ही पौधे में होना चाहिए। अलग अलग पौधा ले लोगे तो पर परागण होगा। अब बताओ थोड़ा ध्यान से, यहाँ से परागकण निकला और आकर के इस वर्तिकाग्र पर गिरा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सजात पुष्पी परागण। माने कि पौधा होगा उसमें 2 पुष्प निकले होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। अगर मैं कहूँ बताओ ये तो सजात पुष्पी परागण हो गई, इसको आप किसको कहोगे? स्वपरागण कहोगे कि पर परागण कहोगे? पर परागण नहीं कहोगे? दूसरा पौधा का यूज थोड़ी हुआ है, एक ही पौधा में क्या कहोगे तुम? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी एकदम निश्चित में कहा जाएगा, लेकिन अब आपको ये बताना है कि स्वपरागण कहेंगे पर परागण? पर परागण नहीं कहेंगे। चलिए तो इसका उत्तर होगा कि स्वपरागण भी कहेंगे और पर परागण भी कहेंगे। कैसे? देखो क्रियात्मक रूप से एनसीईआरटी में लिखा है, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं है, मैं कहता हूँ आपसे निवेदन करता हूँ इतने पढ़िए, वो हम ही पढ़े तो पढ़े, ताल में कोनो जरूरत नहीं है। अरे मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसी में कभी 1 घंटा टाइम निकाल करके पापा सुतल बना देख लो, तनी आँख लेने मोबाइल टिकटॉक देख लो। क्रियात्मक रूप से पर परागण होगा, पर परागण, और आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होगा। इसको भी मैंने पढ़ाया था, याद है? है ना, पढ़ाया क्रियात्मक रूप से। बस तुम लोग हम देखते हैं क्वालिटी, जब नहीं आता तो सीधे कहते नहीं पढ़ाइए, 12 वालों को पढ़ाएंगे तो लग रहा है और लपेटे माने हैं। ये वाला नहीं बताएं, वो बताएं सजात पुष्पी। क्रियात्मक रूप का मतलब ही होता है, देखो क्रियात्मक रूप का मतलब कि क्रिया के हिसाब से देखा जाएगा तो पर परागण होगा, काहे कि एक पुष्प से दूसरा पुष्प में जा रहा है। तो उसमें माध्यम की आवश्यकता थोड़ी है। हाँ? माध्यम की गिर जाएगा। ये माध्यम को होगा या ना होगा वैसे का चीज है, लेकिन होता है पर परागण में माध्यम के साथ। कई माने क्या आइल बा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आइल ही बनोई, चाहे हवा के तो, अगर इनमें हवा ना होके तो सोचा हवा ना होगा तो रही वही कोई जा रही, तो अंतरिक्ष में चल जा, लैट्रिन करबो तो में लटकले रह जाए, निकलेगा ही नहीं, उसमें हवा नहीं खाई जा, अंतरिक्ष में मुंह में थूकोगे तो थूकाएगा ही नहीं, भोजन जाए तो जैबे ना करी, कोलगेट करके मुंह में डाल के दब्बू तब जाके खाएगा मिले, ताकि हवा है तभी तो आ रहा है। क्या सुनीता बोलते नहीं, पर परागण हो रहा है ना, माने क्रियात्मक रूप से। आनुवांशिक रूप से अगर देखोगे, आनुवांशिक मतलब का भाई, एगो पौधा बा तो जौन क्वालिटी इसमें वही क्वालिटी इसमें, आनुवांशिक रूप से देखोगे तो क्या है? स्वपरागण है, कहो स्वपरागण है आनुवांशिक रूप से, तो इसको हम लोग कहते हैं सजात पुष्पी परागण। बहुत कुछ सीखे आज तो, स्वपरागण, पर परागण, सजात पुष्पी परागण के बारे में जब भी आपसे कोई पूछे तो क्या करोगे? बता दो सब लोग। अच्छा देखो, ये बताना या न बताना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक जरूर याद रखना तुम लोग, ये कई बार आपसे प्रश्न बोर्ड में पूछा है, समझ रहे बात को? 10 बार पूछा होगा, 10 बार का हर बार पूछता है, और जब भी आपसे कोई पूछेगा तो इस चीज़ को आप पूरा बताने का प्रयास करेंगे। बोलो। और कुछ पूछना है आप लोग को? अब पर परागण की विधियां, पर परागण की विधियां माने जो पर परागण होता है कितने प्रकार के होता है, मिटा दे भाई। समझ में आया कुछ बात? पर परागण की विधियां क्वेश्चन में दूंगा आपको, तो पूरा तनी हार्डे रहेगा, ठीक है। पर परागण की विधियां,
आप सभी लोग जानते होंगे पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको तो हम लोग रट लिए हैं। कहीं भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं पर परागण की विधि है, यानी मेथड ऑफ, पर को अंग्रेजी में क्रॉस कहते हैं, याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन। कीटों द्वारा परागण, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इंटोनोफिली। लिखे थे तुम लोग कीटों द्वारा? हाँ लिखे थे, इंग्लिश में नहीं लिखे। तो लिखो, वह सब का भी बना ही नहीं आज में बनाए हैं। कहाँ लिख ली? पहला के साथ कीटों द्वारा परागण। अच्छा, इसको अंग्रेजी में भी लिख लेना था, नहीं? इंटोमोफिली, इंटोमोफिली। दूसरा होता है वायु द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण। अच्छा लगता है तुम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बोल दो। एनीमोफिली, जानते हो सुबह से पढ़ाते हैं पानी, सुबह से नहीं यार, लड़के नहीं आए तो सुबह में, तब वो 3 भागों से 10 हो रहा, तो बैठे के पढ़ाओ। जल द्वारा परागण, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, फिली माने परागण, वो पॉलिनेशन है। एक होता है जंतु परागण, जंतु की अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जुफिल्ली, जुफिल्ली, जुफिल्ली। चल, अच्छा, कुछ बातें हम लोगों ने देखा कि तमाम प्रकार के, हाँ वही ना कीट हो जाएगा, कीट है वही। और एक अधिजल परागण होता है, एक चमगादड़ परागण होता है। अब कुत्ता परागण मत बोल देना, वो होता है। उसी में सब आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। 4 प्रमुख, 4 भी याद रखोगे, सब हो जाएंगे। देखो, जब भी बात करेगा पर परागण के विधिया में, तो पहले ही जानो कीट द्वारा परागण। अच्छा, ये परागण का मतलब हुआ का, मान लो सब पर परागण की बात है, मान लो हमारे पास एक पुष्प है। अच्छा, मुझे तो हाथ से उठा के नहीं रख सकते क्या उस पर? अच्छे चाचा मान लो परागण के लिए हाथ से उठाए, चाहे मान लो जीभ से उठाए, लिया के जीभ पर वर्तिका छटा दिए, तो नहीं होगा? हो जाएगा, तो प्रयोग करना ना। जब पता चलेगा कि गया है कि नहीं। अच्छा, मान लो मैं जीवी पूरा का जीवी में छुट्टी कर देता तो करो, तो सब परागण थोड़े हो जाएगा। ये कोई पुष्प है, ठीक है, कोई का है पुष्प है, ये का है पुंकेसर। बाप, उस समय से पुंकेसर वर्तिकाग्र बना रहे हैं। तुम लोग को भी सिखा दिए गोल गोल कैसे बनाया जाता है। एक और पुष्प है, सुनीता नित नहीं ना आवाज आइए, सुन लो। मान लो कोई कीट गया, कहा गया? कीट गया, जाके इस पर बैठा। कीट का मतलब तितली हो जाएंगे सब, पक्षी वगैरह, चाहे छोटा सा कीट होता है। बैठा है, परिपक्व हो गया है, पराग कोश फट गया, फटने के बाद इसमें से परागकण निकला, और पक्षी जाके इस पर बैठी। मान हो सकती है कोई चोंच लगाई, तो चोंच इसमें चिपक गया, यह हो सकता है कि पैरों में चिपक गई, फिर उड़ती हुई गई 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 गई। इसी जात का पुष्प होना चाहिए। दूसरे जात के पुष्प होगा तो उसको बैठेगी तो कोनो असर नहीं होगा, परागण होगा ही नहीं। इसी जात के दूसरे पुष्प जा करके बैठी, और उसका पैर ऑटोमेटिक इस पर चला गया, किस पर? वर्तिकाग्र पर। तब इसके अंदर परागण की क्रिया संपन्न होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं कीट द्वारा परागण। माने कीट जो होते हैं पराग कण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कीट द्वारा परागण। कीट नहीं बैठेंगे तो नहीं होगा। अंजीर में, देखो ध्यान से, अंजीर में, सालविया में, पीपल में, इस सब में इसी के द्वारा परागण। उदाहरण लिखिए ना, अंजीर,
सालविया और कौन हो? पीपल। अच्छा एक चीज और जानना ना, कीट कब बैठेंगे इसके ऊपर? आकर्षण होगा, पुष्प में सुगंध होगा, पुष्प में आकर्षण होगा, तभी बैठेंगे। अच्छा आप किसको पसंद करते हैं? बहुत सुंदर होता है उसको, कौन पोंटा छुआवता है तो उसको आप उसके पास जाएंगे ना, कितना सुंदर का पोंटा छुआवता, चाटे था मुँह हमको गए तो उसको पसंद नहीं करते। तब पक्षियाँ भी ऐसे पुष्प को पसंद करते हैं जो बहुत सुंदर है, और ये इस पर बैठते हैं, पैरों में चिपक जाते हैं। क्या चिपकते हैं? अब फेविकोल मत कर देना, अच्छी पाक करके फिर इस पर जाए गिरते हैं तो जो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आज जिंदगी में कहीं मत भूलाना, जो भी कीट पुष्प बड़े आकार के होते हैं, आकर्षक होते हैं, और उसमें रंग युक्त दल और बाह्य दल होते हैं। अब तो पढ़े भी होंगे ना कि जो दलपुंज होता है रंगीन होता है, याद है? सुगंधित भी होना चाहिए, सुगंध और मकरकंद युक्त होते हैं। मकरकंद माने भौरे जहाँ पर भिन भिनाते रहते हैं। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्राय चिपचिपे होते हैं, और चिपचिपा ना रही मोटा जगह चिपचिपा होला तो क्या चिपकेगा पराग इसके ऊपर, तो चिपचिपा होना चाहिए जो पराग कोष होता है, तभी तो पक्षी आके इसके ऊपर बैठेंगी तो परागकण इसके ऊपर चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद जो परागण की क्रिया होती है वो क्या होगी? संपन्न होगी। कुछ बात जरूर क्वालिटी इसमें तभी तो हो रहा है। मान लो कि आपसे कोई पूछ दिया कि सर आप लिखिए कि सालविया में परागण कैसे होता है? किसमें? सालविया में। तो जब भी बात सालविया के करेगा ना, तो सालविया में परागण कीटों के द्वारा होता है, इसलिए इसके कीट पर परागण भी कहते हैं। कीट पर परागण यानी कीट के द्वारा पर परागण हो रहा है। इसका पुष्प द्विकोष्ठी होते हैं। ऊपरी ओष्ठ प्रजनन अंगों की रक्षा करता है, और निचला ओष्ठ मधुमक्खियों को बैठने के लिए मंच का कार्य करता है। इसके पुष्प प्रोटेंडेट्स अर्थात पुंकेसर स्टिकेशन से पहले परिपक्व हो जाता है। याद करना, यहाँ एक शब्द आ गया है प्रोटेंडस, प्रोटेंड्रस, सब लोग याद करो आज। पोटेंड्रस। अगर इसकी बात जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या होता है ना, तो पुंकेसर स्त्री से पहले वही सुनेंगे, प्रोटेंड्रस कह रहा है, तो पुंकेसर स्त्री केसर के पहले परिपक्व होता है, पहले परिपक्व होता है। मेरे पास जैसे सीडी होता है ना तो बड़ा, तो सुबह पढ़ाना नहीं पड़ता, यही बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं, खाली बस टिप देते चलता रहा तो सब बच्चे पढ़ लेते। हम पीछे जाकर बड़ी देखते ना के बतिया होता, मर्दी धड़ाक दे, मैंने हम पढ़ा रहे हैं उधर मारे, इधर पढ़ा रहे उधर। वो दिन आएगा कभी, बहुत अच्छी बात की है। ये भाई बड़े परिवार के जो लोग होते हैं बड़ी सोच रखते हैं। हाँ तो एक जरूर याद रख लेना, प्रोटेंड्रस जब पुंकेसर स्त्री के पहले परिपक्व होता है, ये भी कहीं नोट कर लेना एक चीज को। अपो से प्रोटेंडस, प से पुंकेसर, अपो से पुरुष। पुंकेसर पहले माने परिपक्व हो जाता है। इसमें पुंकेसरों की संख्या 2 होती है। दोनों पुंकेसर की बंध पालियां दलपुंज के मुख पर स्थित रहती है। जब मकरकंद के खोज में मधुमक्खी या दलपुंज की नली में प्रवेश करती है तो निचली बंध्य परागकोश पालियों को धक्का लगता है, जिससे संयोजी का ऊपरी खंड लीवर के भांति नीचे झुक जाता है, जिससे दोनों बंद परागकोश पालियां कीट से टकराती है। उसके बाद से अपने परागकण उसे ऊपरी बिखर देती है। जब वह कीट अन्य परिपक्व अंडक वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करता है तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र इसकी पीठ से परागकणों को चिपका लेता है, और इस प्रकार परागण की क्रिया हो जाती है। अच्छा ही बताओ, तन दिमाग लगाओ, हो गया? तन दिमाग लगाओ। अगर यह भी परिपक्व हो जाता तो पर परागण की कौन आवश्यकता ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए प्रोटेंडस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि पुंकेसर जो होता है पहले परिपक्व हो जाता है।
हाँ, प्रोटेंड्रस। अंग्रेजी में लिखते कहाँ? प्रोटेंड्रस। ला। क्या हुआ है? लिखिए, क्या लिखिए? हिंदी में नहीं लिखे पूरे होता है, इसमें रहेगा। ये इंग्लिश शब्द है क्या प्रोटेंडर्स? हाँ हाँ तो हिंदी में लिखे पूर्व होता है। हाँ? लिखे ना पूर्व पूर्व होता, तो उसमें वही लिखेगा पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है। हाँ, ये अंग्रेजी शब्द है। कहानी एनसीईआरटी से ही लिखती है। एनसीईआरटी है वो भी। हाँ, तुम्हारे में कम। अच्छा चलो, जो तुम लिख दी समझो एनसीईआरटी। हाँ, तो ये आपका होता है, ठीक है ना। पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है, तभी न पुंकेसर परिपक्व होता है, कीट आकर बैठता है। अच्छा, ऐसा इसकी बनावट होती है कि जैसे बैठते वो टकराता है, टकराने के बाद परागकोश उसके ऊपर गिरता है, और जब गिरता है तो उड़ता है, उड़ता 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 जाएगा, जाकर के कहीं बैठेगा। तो उसके जो अभी बताए थे कि वर्तिकाग्र जो होता है चिपचिपा होता है, उसी से परागकण चिपक जाता है, उसके द्वारा परागकण की क्रिया का होती हो जाता है। चल गया। अब आते हैं वायु द्वारा परागण। सबसे अधिक किसी का परागण होता है? किसके द्वारा? वायु द्वारा परागण, ठीक है ना। 80% तो कीट के द्वारा होता है। वायु द्वारा होता जगह वायु द्वारा बहुत अधिक होता है, लेकिन होता जानते हो कहाँ है? कि साला उड़ के जाता है लेकिन जा ही नहीं पाता है। कीट द्वारा होता है, हम देखे लोग। हम वो नहीं कहते कि द्वारा ना, उड़ के जाता है लेकिन पौधे के पास पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए तनिक कम है इसका होता है। नहीं पता है तो कैसे पता? हाँ, बात सही है तुम्हारा, तुम गलती कर ही नहीं सकती है। हाँ, तो तनी आ जाइए वायु द्वारा परागण। अच्छा देखो, वायु द्वारा जो परागण होता है, तुम लोग तो देखे होगे बहुत सारे पौधे अपने जिंदगी में, अधिक भी रहे होगे। मक्का का नाम सुने होगे? मक्का, मक्का का नाम सुने हो? गेहूँ, गेहूँ का नाम सुने हो? पॉपुलर का तो नाम बहुत सुने होगे। पॉपुलर 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 का नाम सुने हो? सुन लो आज। इसी पॉपुलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता मालूम है? बोलो। इसका प्रयोग माचिस के तिल्ली बनाने के लिए किया जाता है। क्या होता है? पौधा होता है, जैसे शीशो नहीं होता है, उसी टाइप का ये भी होता है आपका। तो वायु द्वारा परागण का होता है कि हवा बहा, वायु बहा, किसी पौधे, मान लो मक्का के पौधा है, मक्का के पौधा में मान लो जो पुंकेसर परिपक्व हो चुका है, अब चाहता है कि मेरा पुंकेसर चाहता है कि मेरे परागकोश को कहीं लेकर चला जाए, कोई हवा बहता है, और हवा बह करके आया और पुंकेसर में उपस्थित जो पराग के कण है उसको उधिया कर लेकर गया, और दूसरे मक्के के पौधे पर जहाँ स्त्री के सन है, इंतजार कर रही है कोई परागकण आए, उसके ऊपर गिरा देता है। तब परागण की क्रिया संपन्न जब होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कौन परागण कहते हैं? वायु द्वारा परागण आपका कहते हैं। देखो अब बताओ, वायु द्वारा जो परागण की क्रिया होती है तो इसमें पुष्प आकर्षक नहीं होते हैं। होते हैं भाई आकर्षक होते, फिर वो आकर के बढ़ जाएंगे कीट। तो जिस माने वायु द्वारा जिस पौधे में परागण होता है उसमें वो पौधे सुगंधित नहीं होते हैं, वो पौधे आकर्षक नहीं होते हैं, वो पौधे जो होते हैं माने रंगमंच की तरह कार्य नहीं करते हैं। इन पौधों की कुछ विशेषता होती है, पर परागण वाले जो पौधे होते हैं उसकी कुछ विशेषता होती है। 1 2 3 4 5 6 आप लोग लिखे हैं सभी बातें? आप लोग देखिए, संडे के दिन सब लोग कॉपी लेकर के आइएगा, टेस्ट होगा तो सब लोग जांच करा लीजिएगा एक बार। देखो वायु द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं वह छोटे, आकर्षक रहित और एकलिंगी होते हैं। बात समझ रहे? मक्का वगैरह में जो होते हैं इस तरीके के होते हैं। तो इसमें जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, आकर्षक नहीं होते हैं, चिकने वशिष्ठ होते हैं, आकर्षक नहीं होते हैं, एकलिंगी होते हैं। आपको याद है एकलिंगी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताओ। यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल ना बता पाई बोलोगे तो आ जाए जिंदगी तक सेक्सुअल, अलैंगिक हो जाए तो
अब हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ये सेक्सुअल का बताओ तो मुझे आपको कहते थे ये यूनिसेक्सुअल हो जाता। अच्छा, दूसरा बात क्या होगी कि बाह्य दल और दल या तो होते ही नहीं है या होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि परागकण और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट ना बन सके। अच्छा मान लो कि इसमें बाह्य दल नहीं होते हैं, खाली बारिश होता है, बाह्य दल नहीं होता, दल भी नहीं होता है, दोनों में से कोई नहीं होता। मान लो रही तो तू बताओ, बाह्य दल रहेगा तो रुकावट पैदा, मान लो हवा के लेके जा रहे पराग कण को, आप वर्तिका के पहले बाह्य दल पुंजे आ गया तो टकरा के इधर रह जाएगा, उसमें जाइए नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो वायु द्वारा जिसके अंदर परागण होता है उसमें बाह्य दल या जो दल पुंज होते हैं वो नहीं पाया जाता है, पहले ये भी ध्यान रखना। तीसरा बात होता है कि पराग कोषों में प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के साथ अधिकांश परागकण इधर उधर गिर कर नष्ट हो जाता है ना कनिया। माने 100 को परागण अगर बनता है तो हवा तो 100 को लेकर उड़ा के लेके जाएगा, लेकिन जहाँ पहुँचाना होगा जब 100 को तो पहुँचेंगे नहीं, कौन है ना चल गया, कौन उधिया कहने गिर गया, कोई इधर गिर गया। तो तीसरा इसमें क्वालिटी होती है कि इसमें माने पराग कोष में पराग कणों की संख्या अधिक होती है, पराग कणों की संख्या। अच्छा, तुम लोग आज सुबह पढ़े थे कि नहीं? दिन भर में क्या पढ़े थे? पढ़े थे सब? पढ़े थे कि माई से लड़े थे? दोनों किए थे। लड़ोगे तभी तुम्हारी मम्मी बरियार हो गए, तो कमजोर होगी ना। पराग छोटे शुष्क और हल्के होते हैं, जिससे कि वायु में आसानी से इधर उधर रह सके। शुष्क माने तो सुखला से क्या फायदा है बता दो? सुखला से फायदा कि हल्का होगा। कपड़ा देखना कभी धोना तुम लोग, तो जब भीजा होता है तो बड़ी भारी लगता है। भाई ये कपड़ा बा अगर पानी में भीज गई तो देहिया नीचे धो जाइए, भारी हो जाएगा। तो लघु हमरा साइकिल नहीं हो चला हाई ठीक बा, कितनों पानी बरसे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और हल्का हो जाएगा। अब भाई कोट है भीज जाइए तो भारी हो जाएगा उसमें। ए मर्दे की नहीं दौड़ी मार गया वो। पुंकेसर के पुतंतु प्राय लंबे तथा पतले होते हैं और पुष्प के बाहर निकले रहते हैं, जिससे कि वायु के साथ आसानी से उड़ सके और पॉपुलर वगैरह इसमें आ जाएंगे। पुंकेसर जो होते हैं ना, पुंकेसर के तंतु, तंतु माने डंटा जो दिया। कौन डंटा? या क्या कैसा होता है? रेशे की तरह। पराग कोष के नीचे जो डंठल होता है ना उसी को कहते हैं। हाँ तो भाई तो बढ़न हो चाहिए। जैसे मान लो कि पौधा है कोई, ना होता है। हाँ वही है तंतु, ओकरा कहते डंठल के, तो डंटा तो बहुत है। डंठल के समान होता है, तंतु या तंतु कहते हैं। हाँ कहोगे कि सर जी कुछ ही बताते हैं तो मजाक में, ऐसा बात नहीं है। सही है। महसूस होता है ना कि कुछ भी बताते हैं सही गलती बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही बताइए, डंटा भी कर सकते हैं, लेकिन डंठल नहीं, डंटा के समान होता है। डंठल बोली दो के जगह कुछ सही लगा था। तब पराग सूक्ष्म और हल्के होते हैं। अगले पराग कोष या पुंकेसर तंतु के रूप में ऊपर निकला होता है। तंतु है ना बहुत ऊपर, कि हवा बहे तक उधिया ले जाओ पराग कोष। अच्छा हुआ बा कि इस पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा होता है, वर्तिकाग्र भी लंबा, परागकोश भी लंबा। ये मतलब वर्तिकाग्र लंबा रही तबे नु माने सब चीज नीचे रही, तबे नु हवा से बह कहते के ऊपर चिपकी। अब हइये बढ़न हो जाए बाह्य दल तो कहाँ से चिपक पाएगा वर्तिकाग्र पर? तो देखो वायु द्वारा जो परागण होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है आज हम लोगों ने जाना। ठीक, कोई दिक्कत है? अब आते हैं जल द्वारा परागण। अच्छा आपको याद होगा ना कि अधिकतर जल द्वारा जो परागण होता है, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उसी में होते हैं। जैसे कमल हो गया, ए लिली, कमल भाई का लिखल बा, मक्का लिखल बा, गेहूँ लिखल बा, पॉपुलर लिखल बा। ए लिली यो आपके लिली के फूल, लिली माने हाँ कुमुदिनी। और
और भी आप बता सकते हैं, एक और होता है जिसका नाम होता है कमल भी कह सकते हैं। माने जितने जल में अधिकतर जो पौधे उगते हैं तो जलों में जो परागण होता है ना वह जल के द्वारा होता है। अब सुन लो ध्यान से, हाइड्रीला का नाम भी सुने होंगे। यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में प्राय पुष्प जल के ऊपर खिले रहते हैं। देखते हो तो 1 घंटे बाद पढ़ लेने तो जो पुष्प होते हैं पुष्प जल के ऊपर खिले रहते हैं, पानी के ऊपर खिले रहते हैं, समझ रहे हो। इसलिए खिले रहते हैं कि उसके पराग कण झड़ जाएंगे जल में, और फिर जल धीरे धीरे बहेगा 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 जाएगा, टच करेगा जल के ऊपर, ऐसे भी टच करेगा। अब जल के नीचे कोई बात है, जल के ऊपर उड़ रहा है, नीचे तो जाएगा नहीं, तो फिर उस पर परागण क्रिया हो जाती है। याद करना, जल के ऊपर ही रहता है। कमल के फूल देखे हो, कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल कहा जाता है, क्यों? ये प्रश्न आपसे कि कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल क्यों कहा जाता है, बता दो, मान जाएंगे कि यू आर द ग्रेट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 and you do not answer that you are also that you are not intelligent student in the class। क्यों कहा जाता है? कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके अंदर सुंदरता होती है। कीचड़ में खिलता है लेकिन सुंदरता होती है। हमारे देश के जब जवान अंग्रेजों से लड़ते थे तो इसी कमल के फूल को गिफ्ट के रूप में दिया जाता था, क्योंकि सबसे सुंदर वो रहता था उस समय, इसीलिए इसको राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। अब मत भुला जाना, हम बताएंगे कब तुम लोग को। तो जल द्वारा परागण होता है। इसमें वर्तिका अग्रवर्तिका इत्यादि में अनुकूल पाए जाते हैं। रंगहीन होते हैं सब, मकरकंदहीन होते हैं। ये परागण बड़ी हल्के होते हैं, सूखा हुआ होते हैं, तभी तो अधिक पानी के साथ तैरते रहते हुए पुष्प के संपर्क में आते हैं तो परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं। बता सकते हैं ना किसमें हो सकता है जल द्वारा परागण? कमल का नाम सुनो, कमल में हो सकता है, हाइड्रीला में हो सकता है, लिली। चलो, जंतु द्वारा परागण, जैसे श्यामल का नाम आप सुने होंगे, श्यामल का नाम आप सुने होंगे, सुने देखें? बिलगोनिया का नाम सुने? बिलगोनिया, बिलगोनिया। बात मत करो, ये बात करने के लिए थोड़ा बनाया गया जगह, ये बात सुनने के लिए बनाया गया बस। चलिए, तो जंतु द्वारा परागण कैसे होता है? मान लो कोई जंतु है, ठीक है, मान लो कोई जंतु है, उसे जंतु ने कहा कि कुछ पादपों में परागण, जैसे पछिए हुए चमगादड़ वगैरह होते हैं, सब उड़ते हुए गए, बैठे, उसके अंदर पैरों पर पराग के कण चिपक गए और फिर आगे बढ़े, वो जाए किसी दूसरे पुष्प पर बैठे और उस पर जाके चिपक गए, तब जो परागण होता है उसी को हम लोग कहते हैं जंतु द्वारा परागण। किसके द्वारा परागण? जंतु द्वारा परागण। मत भुलाना इसको। अच्छा, शरीर में ये सब परागण के बड़ी अच्छा हम लोग जिक्र किए। अच्छा, एक लिखा है ना आपकी किताब में, परागण के अभिकर्मक या कारक, परागण के अभिकर्मक या कारक, ठीक है। मैं चाहूँगा कि कल ये पाठ आपका संपन्न ही किया जाए, हो जाएगा कल? अभी संपन्न कर दीजिए, कल भी नहीं हो जाएगा। कल हो जाएगा। अच्छा, एक टॉपिक इसमें है जिसका नाम है पराग। इतना ज़्यादा बायोलॉजी किसी क्लास को नहीं पढ़ाते, ध्यान रखना। अब तो 12 वाले बायोलॉजी पढ़े ही नहीं, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े। फिजिक्स 2 घंटा पढ़े, बताओ, 2.5 घंटा हो गया उन लोगों का। 7:30 बजे का आए हुए, 11 बजे छुट्टी हुआ। सोचो, उतना ज़्यादा पढ़े सब। चलो, तो एक होता है ना आपकी किताब में हेडिंग जो दिया गया है, पराग के अभिकर्मक या कारक। पराग कण लिख लेना या परागण लिख लो, सबसे बढ़िया। परागण के अभिकर्मक या कारक। परागण के अभिकर्मक या कारक, या इसी को हम लोग कहते हैं साधन।
या इसी को हम लोग कहते हैं साधन। देखो इसका मतलब ये होता है ना कि जो परागण की क्रिया होती है उस परागण की क्रिया में कौन कौन से साधन यूज किए जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे जल का प्रयोग कर रहे थे, वह भी एक प्रकार का, उसी को अभिकर्मक भी कहते हैं, उसी को हम लोग कारक भी कहते हैं, जो परागण की क्रिया को संपन्न करता है। अभी हम लोग जल की बात कर रहे थे, अभी हम लोग वायु की बात कर रहे थे, फिर जंतुओं की बात कर रहे थे, फिर कीट की बात कर रहे थे। ये सब जो होते हैं यही आपके परागण का अभिकर्मक या कारक कहलाते हैं। कोई दिक्कत है बताओ, बता सकते हैं सब लोग। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आया तो आप सभी लोग लिख सकते हैं कि क्या होता है साधन, जल के द्वारा कैसे परागण होता है, उसको भी आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और पर परागण से क्या लाभ है, हानियाँ है, आज हम लोग देख ही लिए हैं। एक चीज़ आता है, मैं कई बार आपसे बताया भी हूँ कि स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है। एक बार फिर आपको बता दें, यहाँ पर स्वपरागण और पर परागण में अंतर। 1 1 2 2 3 3 4 4। देखो याद करो, इतना पढ़ा दिया गया कि आप पूरा चारों के चारों बता सकते हो। कितने लोग बता सकते हैं, बता चारों। पहला और इसमें दूसरा में आवश्यकता होती कहाँ नहीं होती है, स्वपर है में। तीसरा इसमें दोनों का एक ही समय परिपक्व होना चाहिए, है में, अलग है में, है ही में। परागण का नुकसान नहीं होता है में ये एक ही पुष्प में होता है, मतलब एक ही परागण पुष्प का में नुकसान होता है, ज्यादा अलग अलग परागण में पुष्प पुष्प होता है। परागण जो होता है तो हल्के होते हैं, इसमें जो ठीक है चलो। तो इसमें जो पहला होता है कि स्व माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सब लोग याद हो चुका है कि जो स्वपरागण होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें होती है। ये द्विलिंगी होता है पुष्प, ये क्या होता है, एक लिंगी होता है, और एक ही पुष्प में होता है। ये अलग अलग पुष्पों में होता है, और सुगंधित होते हैं। और इसमें समकाल परिपक्वता, विषम काल, बहुत सारे लिख सकते हैं, 4 को बहुत है। अच्छा एक और आता है परागण और निषेचन में अंतर। 1 1 2 2 3 3 4 3 3 रहने दो। क्या होता है बता सकते हैं आप इसमें कि परागण किससे कहते हैं, पौधे के हिसाब से। परागण निकल कर स्त्री के वर्तिका तक पहुंचता है। चिंकी मंगी के तुम लोग बोल रहे हो कि जब पराग कोश से पराग कण निकाल करके वर्तिका तक पहुंचता है तो उसको परागण कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, अंडाशय में पहुंचता है, वर्तिका से निकल कर अंडाशय में पहुंचता है तो निषेचन। परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण निकल कर अब परागकण जो होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, निषेचन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, वायु वगैरह सब एक क्रिया बीजांड के बाहर होती है, पराग क्रिया बीजांड के बाहर होती है, माना अंडाशय के बाहर होती है, और आई क्रिया अंडाशय का होता है, अंदर होता है। बताओ सब लोग बता सकते हैं क्या इसको। अच्छा जो भी आज पढ़े, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न सब अच्छा लगा होगा। कुछ बातें, कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, आपको लिख कर ले करके आना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज के आपके लिए समझो क्विज क्वेश्चन है, ठीक है। अपना मन से लिखना, मोबाइल से देख कर नहीं लिखना, ठीक है। इंडिपेंडेंट यार कम अंग्रेजी बोला, चप्पलें पहनने वाली निकल जाएगा चप्पल। पहले आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कल पढ़े थे ना,
लघु बीजाणु धानी के सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है, इसका क्या महत्व है? याद बा? अरे लिखा था लघु बीजाणु धानी के सबसे आंतरिक परत का क्या नाम है, इसका कार्य बताइए। चलिए लिखो, दूसरा लिखो। याद है लघु बीजाणु धानी के अंदर वाला परत को टेपिटम कहते हैं, ठीक है। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिका का नाम लिखिए। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिका का नाम लिखिए। बताओ, तुम ना अवतार ले लेना, ठीक है, 12 का अवतार ले लेना, किताब कर देगा अवतार। तो इसमें सब छाट कर आया होगा। तो का अभी नया अगले साल खरीदा जाएगा, नहीं छाट नया टोपी खरीद सके, ओकरा बच लगल नियम लगावा है, नियम लगावा है। एकदम हमारा बच्चा है। हाँ एकदम ये मत खरीद होगा, हमारा काम मत हाँ करो, खरीद मत पढ़ो, इसमें क्या करे लोग। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिका का नाम लिखिए। बताओ क्या होगा? ना बात मन बताएंगे रही दिन ना बता पाए, क्या नाम होगा? कल क्या बताएंगे? जनन कोशिका कई कोशिका हाँ, जनन कोशिका और कायिक कोशिका कल पढ़े तो थे आप। और बताइए, तनी इलाज करो। नहीं आ रहा था कि यही होगा। तीसरा, अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। कल बताए थे अंकुरित परागकण का। हो गए, चला घूमरात रहे नाको से बोल रहे हैं ऐसा तुम बताओ तर। परागण की परिभाषा लिखिए। तूने तो कभी लिख कर जांचे नहीं करा था भाई। बच्चा लोग जो लड़के टाइप के हैं, हाँ? अनुमिलियता, या हो गया। उ नु उ और लिखा है जैसे अनु